लास्ट टाइम के एजेंडे को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ जो हमने डेवलपमेंटल लेडर आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। लेडर मतलब सीढ़ी, डेवलपमेंटल का मतलब कि किसी चीज़ में आगे बढ़ना। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं बीमारी की, तो वो लेडर हमको कहीं ना कहीं हमारे नॉर्मल बेसलाइन से भी नीचे कहीं उतार देती है। एंड रिकवरी प्रोग्राम, हमारा ट्रीटमेंट प्लान हमें वो सीढ़ी से वापस एक एक स्टेज से ऊपर चढ़ने के लिए मदद करता है, ताकि हम अपनी लाइफ वापस नॉर्मलेसी में, रिकवरी में या सोब्राइटी की तरफ आगे लेकर चल सकें। सो लास्ट स्टेजेस जो हमने की थी कि बीमारी हमें कैसे, एम्बिवेलेंस की बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो माइंडसेट्स होंगे। एक माइंडसेट होगा मेरे पेशेंट्स का, जिनको लग रहा होगा कि जो वो सब्सटेंस ले रहे हैं वो उसमें कंफ्यूज्ड होंगे कि मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ूँ, मुझे अभी ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, मैं अभी कर सकता हूँ कि अभी लगेगा नहीं कर सकता। सो ये एम्बिवेलेंस वाला जो स्टेज होगा वो लव एंड हेट रिलेशनशिप वाला होगा। एंड दूसरा माइंडसेट जो होगा वो फैमिलीज़ का होगा। एक टाइम पे उनको अपने लव्ड वन पे खूब प्यार आ रहा होगा, जिससे वो इनेबलिंग कर रहे होंगे, और जब वो गुस्सा उनको आ रहा होगा तो खूब प्रोवोकिंग, कंट्रोलिंग बिहेवियर होगा। तो एम्बिवेलेंस से सफ़र स्टार्ट होता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। आप दो चित्त में ही रहते हो, डबल माइंडेड रहते हो। एंड देन उसके बाद ये लेडर आपको कहाँ पे, जब बीमारी प्रोग्रेस कर रही है तो वो लेडर आपको नीचे की तरफ धकेल रही है, जिसमें नीचे था -D1, जहाँ पे हम कहते हैं कि हमने अपनी बहुत बार कोशिश की। ये डिसअपॉइंटमेंट वाला स्टेज है कि हमें लगता है कि हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी कोशिशें की हैं, हमने अपने लव्ड वन को छुड़वाने के लिए बहुत सारा काम किया है, वो नहीं छोड़ पा रहा। तो क्या होता है, रेजिस्टेंट स्टेज की कोई फ़ायदा नहीं होना ट्रीटमेंट का। दोनों माइंडसेट अपना अपना इस स्टेज को एनालाइज करेंगे कि जब ये वाला स्टेज था कि हमारे तरीके कामयाब नहीं हुए, तो हमें लगता है कि कोई होप ही नहीं है कि ये ठीक हो जाए। एंड देन लेडर का -D2 स्टेज, अवॉइडेंट स्टेज, जहाँ पे हम बंदिश लगानी शुरू करते हैं और घर में तसादम शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बंदिश लगेगी, रोक टोक शुरू होगी, तो क्या शुरू होगा, लड़ाई झगड़ा। एंड देन वो लड़ाई झगड़ा आगे कहाँ लीड करता है, क्राइम में, थ्रेटनिंग बिहेवियर में, स्मैशिंग थिंग्स में, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे नशा खरीदा जाता है, बेचा जाता है, जहाँ अपने अंदर सीक्रेटली रखा जाता है। एंड अल्टीमेटली वो स्टेज आती है जहाँ पे हमें नशे के नतीजे, जो इस बीमारी के नतीजे हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ता है। तो जब भी कोई हमारे पास इलाज के लिए आता है तो वो नॉर्मली -D4 की स्टेज पे आता है, क्योंकि अब नशे की बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजे वो घर पे देख रहे होते हैं, अपनी लाइफ में देख रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरडोज क्राइम के कारण जेल में बैठा है, हॉस्पिटल में बैठा है, लीगल केसेस में बैठा है। अब ये वो क्राइसिस वाला स्टेज है जहाँ पे बीमारी पूरा अपना फुल तांडव कर रही है। अब यहाँ पे जब ट्रीटमेंट में आए तो सफ़र, क्योंकि लेडर ने बिल्कुल हमें नीचे उतार दिया है, तो सफ़र क्या है, डेवलप, कि हमको जैसे डेवलपमेंटल स्टेज में हम बैठना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, उसी तरह हमको बिहेवियरली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली इस लेडर में एक एक स्टेज से अब ऊपर चढ़ना है। सो जब हम इतने सालों से एक ही रास्ते पे चल रहे थे, जो हमारे लव्ड वंस हैं वो अपने तरीके अपना रहे थे, फैमिलीज अपने तरीके अपना रही थी, सो एक ही रास्ता जिस पे हम चल रहे थे, बट हम ये देख रहे हैं कि उसमें हम स्टेजेस में नीचे ही जाए जा रहे हैं टुवर्ड्स द क्राइसिस, जहाँ पे बिल्कुल तहस नहस हो गई। और अब फिर जब हमें अपना सालों साल जो हम रास्ता अपनाते हैं उसको चेंज करना पड़े, तो कश्मकश तो होती है ना, कि अगर एक रास्ते से मैं जा रही हूँ और मुझे कोई कहे नहीं ये नया रास्ता तुम देख लो, ये तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा, तो पर मेरे मन में डर भी होगा, शक भी होगा, शंका भी होगी, और ये भी होगा कि पता नहीं मैं वहाँ पहुँचूँगी, बहुत सारे सवाल होंगे। तो उसको हम बोलते हैं एम्बिवेलेंस। जहाँ पे मैं करना तो चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये नज़र आ रहा है जो पुराना रास्ता था उसने कोई इतना हेल्दी तरीके नहीं अपनाए, या उसने कोई हेल्दी आउटकम नहीं ला के दी, अब मुझे रास्ता चेंज तो करना पड़ेगा, बट मेरे मन में बहुत सवाल हैं या डाउट है। सो उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस स्टेज, दो मन एक फैसला नहीं, कि दो मन हमारे चलते हैं, एक कहता है कि क्या मैं चलूँ, नहीं मैं चल के देख लेता हूँ क्या होता है,
सो बहुत हम एक फ़ैसला नहीं ले पाते। ऐसे ही हमारे जो लव्ड वंस हैं वो बहुत देर ये सोचते रहते हैं नहीं मेरे को नशा छोड़ना है, पर वो छोड़ नहीं पाते हैं, बहुत प्रोमिसेस भी करते हैं। सो उनका मन बदलता रहता है। ऐसे ही आप लोगों का मन भी बदलता रहता है, नहीं इसको अब मैंने ट्रीटमेंट के लिए ले ही जाना है, फिर वो 2 दिन अच्छा रहता है तो हमारा मन फिर बदल जाता है। सो 2 मन और एक फ़ैसला नहीं हो पाता हमसे। व्हाट हैपन्स, द पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, वन पार्ट wants recovery, other wants to use it again. Behavior, avoiding therapy, giving excuses, maybe I can control it. हम एक्सक्यूज़ करते हैं क्योंकि वो पुराना रास्ता हमें कहीं ना कहीं फिर भी खींचता है अपनी ओर, क्योंकि वो हमें फेमिलियर लगता है। क्योंकि नए रास्ता चाहे थोड़ा कठिनाई से हमें वो शांति सुकून दे रहा है, पर जो हमें वो पुरानी पेन है ना वो कहीं ना कहीं खींचती है, क्योंकि वो मेरे को फेमिलियर लग रही थी, वो रास्ता मुझे फेमिलियर लगता है। कि बंदा कहता है वो मैं जानता तो हूँ ना, चलो जो मर्ज़ी कठिनाइयाँ हैं बट उस रास्ते को मैं जानता हूँ, मैं वाकिफ़ हूँ। ये नया रास्ता तो चलो स्मूथ भी है पर मैं वाकिफ़ नहीं हूँ कि आगे क्या होगा। इमोशन, फियर ऑफ फेलियर, इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड नो क्लियर डिसीजन। जब इतने सारे सवाल चलते हैं तो मेरी विजन कैसे क्लियर होगी? मेरे अंदर इतना वो कह दो क्लाउड मेरी आंखों के ऊपर, मेरे दिमाग के ऊपर बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, तो मेरी विजन क्लियर है ही नहीं कि मैं किस रास्ते पे जाना चाहती हूँ। फैमिली के लिए मैसेज है, बी पेशेंट, लिसन एंड हेल्प देम डिसाइड व्हाट दे ट्रूली वांट, हाफ रेडी हाफ कंफ्यूज्ड। कि पेशेंट की बात को सुने इस कंफ्यूजन में और अपने अंदर क्लैरिटी लेके आए, क्योंकि उनका तो ब्रेन कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर कहीं ना कहीं आप इस बीमारी को समझ सकते हो, एजुकेट कर सकते हो और उनको एक नई दिशा दिखा सकते हो कि अपनी एम्बीवैलेंस से हम निकल सकते हैं ताकि हम अपने लव्ड वन की मदद कर सकें। सफ़र की शुरुआत जैसे मैम ने बोला, एम्बीवैलेंस पेंडुलम की तरह, घड़ी के वो पेंडुलम की तरह, इलाज चाहिए, इलाज नहीं चाहिए, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं मुझसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये जो 2 फैसले हम जो उसमें फंसे रहते हैं और एक ठोस फैसला नहीं कर पाते, इसको हम एम्बीवैलेंस कहते हैं। एम्बी मीन्स 2, वैलेंट मतलब फोर्स, 2 अंदर से फैसले जो इतने फोर्स के साथ आते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि सही क्या है और गलत क्या है। आप कंफ्यूज होते हो, मैं करूं कि ना करूं। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 माइंडसेट्स की हम बात कर रहे हैं। जो मेरे राइट पे बैठे हैं वो अपने माइंडसेट की बात करेंगे कि वो अपने सब्सटेंस को लेके फैसला नहीं कर पाते थे कि हमें इलाज की ज़रूरत है। एंड मेरे इधर लेफ़्ट साइड पे एज अ फैमिली आपको क्या लगता था, क्योंकि आपका एक टाइम पे फैसला होगा कि इसे इलाज की ज़रूरत है और दूसरे ही पल आपको लगता होगा कि नहीं, शायद एक मौका दे दें, ये अभी भी ठीक हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं, क्योंकि जब भी हम ये स्टेजेस की बात करेंगे तो हर इंडिविजुअल ने अपने माइंडसेट पे इस स्टेज को असेस करना है। एंड देन कमिंग फॉरवर्ड कि जब हम कुछ ये फैसला हम देख पाते हैं कि एम्बीवैलेंस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हैं, तो हम एक दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज पे पहुंचते हैं। मतलब एक कदम हम कहते हैं कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं नशा छोड़ूंगा। क्यों छोड़ूंगा? क्योंकि मुझे उस बीमारी के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, क्राइसिस दिख रहे हैं कि मेरी लाइफ जहाँ से ऊपर थी वो बिल्कुल अब नीचे आ गई। जब ये रियलिटी एक्सेप्ट होनी शुरू हो जाती है, जब अपनी आपकी ये बीमारी का पूरा आपको तहस नहस दिखना शुरू हो जाता है, तो हमारी एक स्टेज आती है जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा आना शुरू हो जाता है, एक जुनून आता है, एक शौक़ आता है। उस शौक़ को हम कहते हैं कि मुझे ठीक होना है, मैम आज ही मुझे ठीक कर दो, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। बहुत सारे जब हम अपने पेशेंट्स को ओपीडी में देखते हैं तो वो कहते हैं मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, मैंने बस इस कोड से बाहर निकलना है। ये जो स्टेट है, ये जो माइंडसेट है, इसको हम बोलते हैं +D1, जहाँ पे शौक़ बहुत ज़्यादा है पर तरीके नहीं आते। एंड जब मैं लेफ़्ट साइड इधर फैमिलीज़ के माइंडसेट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें इसको ठीक करना ही करना है, क्योंकि इतने क्राइसिस हमें दिख गए होते हैं, उसके बीमारी के इतने हम नतीजे भुगत रहे होते हैं। कभी ओवरडोज है, कभी हम जेल से छुड़ा रहे हैं, कभी हम रात भर जाग रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमें लगता है कि नहीं, अब हम इसको अस्पताल लेकर जाएंगे, इसका इलाज कराएंगे। और हमारा पहले दिन वो जज्बा, वो मोटिवेशन बड़ी हाई होती है कि जैसे आप बोलोगे वैसे होंगे, मुझे मेरा बेटा, मुझे मेरा लव्ड वन ठीक चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये मोटिवेशन क्यों आई है? क्योंकि हमें वो सारे क्राइसिस
जो कॉन्सिक्वेंसेस थे बीमारी के, जो बीमारी ने तहस नहस किया हुआ था, वो सामने स्पष्ट दिखना शुरू हो गया कि अगर इलाज नहीं हुआ तो अब जान जाएगी। सो दिस इज़ प्लस D1 स्टेज, जहाँ पे शौक बहुत ज़्यादा है बट अभी तरीका कोई नहीं आता। सारे कह रहे होंगे हमारे लव वन भी, हमारी फैमिली भी, ये हमें पता नहीं इस एज में ये माइनस प्लस में पता नहीं कहाँ पे डाल दिया है, ये क्या हमें सिखाया जा रहा है, माइनस प्लस हमें समझ नहीं आ रही। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सांप सीढ़ी किस किसने खेली है बचपन में? लूडो और सांप सीढ़ी सबने खेली है ना। तो वो सांप सीढ़ी वाली गेम में स्नेक्स होते हैं और लैडर होती है, सीढ़ी होती है। सीढ़ी से हम ऊपर जाते हैं, जब 90, 95, 98, 100 पे पहुंचने वाले होते हैं ना, वहाँ पे एक सांप होता है, वहाँ पे सांप डसता है तो उतना नीचे चले जाते हैं। तो ये बेसिकली जो बात की जा रही है, ये डेवलपमेंटल लैडर एक्चुअली क्या होता था कि पहले कुछ साल पहले क्या होता था, ये जितनी भी CBT या जितनी भी नॉलेज होती थी, ये सिर्फ थेरेपिस्ट के लिए होती थी कि हमें पता होता था हमने पेशेंट को, अपने लव्ड वन को कहाँ पे असेस करना है, इवन हमने फैमिलीज़ को कहाँ पे असेस करना है। बट अब रिसर्च कहती है कि जो आप करवा रहे हो वो आपके लव्ड वन को भी पूरा पता होना चाहिए और उनकी फैमिलीज़ को भी पूरा पता होना चाहिए। ये बेसिकली डेवलपमेंटल स्टेज की जो बात की जा रही है, जो सीढ़ी की बात की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है कि आप, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर 3 मंथ्स आपके लव्ड वन ने घर पे आना है, उसके बाद आपके साथ रहना है। हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट रिहैब हमारा घर ही होता है, सेकेंड रिहैब जो आपने यहाँ पे भेजा है, थर्ड रिहैब फिर से आपका घर ही है। तो आपने घर पे अपने लव्ड वन को कहाँ पे असेस करना है कि ये तो ऊपर सीढ़ी चढ़ गया था, अब ये फिर से नीचे जा रहा है, इसकी मोटिवेशन फिर से डाउन जा रही है। तो जब वो आप असेस करते हो तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है हमारे लव्ड वन को राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट देना। ये जो डेवलपमेंटल लैडर की बात की जा रही है, ये इसलिए की जा रही है कि राइट डायग्नोसिस और राइट असेसमेंट हर सही टाइम पे किया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। तो आई थिंक जितना हमने अभी तक डिस्कस किया है वो समझ आ गया है। जो D1 की मैम बात कर रहे हैं, प्लस D1 की, पहले तो सारा बताया आपको कि पहले पेशेंट कहता है, माइनस में पेशेंट कहता है, माइनस D1 में कहता है मैं ना मानूं, मेरी मर्जी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। माइनस D2 में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। माइनस D3 में वो चोरियां करनी शुरू हो जाता है, क्राइम करनी शुरू हो जाता है, खरीदने बेचने लग पड़ता है कि मैंने कहाँ से करना है अपना जुगाड़। और माइनस D4 में क्या होता है कि उसकी समझ ही खत्म हो जाती है, अब उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, वो भुगत रहा है, कभी जेल जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कभी ओवरडोज हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। और ये जो डेवलपमेंटल लैडर है बेसिकली ये इसलिए की जाती है कि हम देखें मोटिवेशन कहाँ कम हो रही है, कहाँ पे दवाइयों का रोल है, कहाँ पे दवाई दी जाएगी, जहाँ पे डिल्यूजन्स आ जाते हैं, जहाँ पे डिल्यूजन का मतलब है अब समझ ही खत्म हो गई है, अब पता ही कुछ नहीं लग रहा, अब पेशेंट आउट ऑफ रियलिटी चला गया है, एक अपनी दुनिया में चला गया है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। जब वो क्राइम करने लग पड़ता है, जब उसको जेल में जाना पड़ता है, इसका मतलब उसको समझ ही नहीं आ रही है, उसकी समझ खत्म हो गई है। उस स्टेज में कौन हेल्प करता है? मेडिसिन। तो ये अप एंड डाउन जो हमारी लाइफ में चलते रहेंगे, इसको हमने कैसे मैनेज करना है, दिस वी नीड टू लर्न। अभी तक के लिए जो समझ आई है, किसी का कोई सवाल लव्ड वंस का या हमारी फैमिली का कोई सवाल? एंड एज सिंपल एज दैट कि आप अगर लाइफ में सबको मैथ्स तो इतना तो पता है, हम चीज़ों को अपनी लाइफ में माइनस करना चाहते हैं कि प्लस करना चाहते हैं? माइनस हम वो चीज़ें करेंगे जो हमको पेन दे रही हैं, मिजरी दे रही हैं, हमें डर दे रही हैं, हमारे अंदर रिजेंटमेंट्स ला रही हैं, हम उन चीज़ों को बट नेचुरल क्या कहेंगे, ये हमारी लाइफ से खिसक जाए। और हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहेंगे जो हमें ईज़ देंगी, पीस देंगी, सेरेनिटी देंगी, स्टेबिलिटी देंगी। सो सिंपल है, बीमारी ने हमको कहाँ पे पहुँचा दिया? हमारी ईज़, हमारी रूटीन, हमारी स्टेबिलिटी, हमारी सेरेनिटी, सबको उसने माइनस कर दिया। तो हमारा ये डेवलपमेंटल लैडर में सफ़र कहाँ पे है? इन चीज़ों को प्लस करना। सो जितना भी ये रिकवरी का प्रोग्राम है वो डेवलपमेंटल लैडर पे इसलिए एम्फसाइज़ कर रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में जो प्रेशियस थी, आपकी लाइफ में जो अनमोल थी, आपने उनको सब माइनस कर दिया। और अगर आप सीढ़ी में ऊपर ना चढ़े
तो वो सीढ़ी आपको बिल्कुल नीचे गड्ढे में गिरा देगी और फिर शायद कोई मदद के लिए कोई हमारी पुकार भी ना सुन सके। सो प्लस में इसलिए चलना है कि हमको अपनी चीज़ों में ऐड करना है वो सारी चीज़ें जो बीमारी ने हमसे छीन ली थी। इसलिए हम एक एक स्टेज में, और ये स्टेज इसलिए है क्योंकि ये जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसी सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं और वही सीढ़ी आपको पता है नीचे भी उतार देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेज पे जब ऊपर चढ़े तो आप ऊपर ही रहेंगे। हो सकता है कि वो आप आज +D3 पे हैं तो कल आप शायद -D2 पे आ जाएं, क्योंकि वही सीढ़ी ऊपर चढ़ा रही है वही नीचे उतार सकती है। सो ये आपके पास एक पैरामीटर है जिसमें आप अपनी मोटिवेशन चेक कर सकते हो कि आज मैं किस स्टेज पे हूँ, मेरे अंदर वो जज्बा, मेरे अंदर वो शौक़ अपनी लाइफ को ठीक करने का, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने का कहीं कम तो नहीं हो गया। तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि वो जो 99 पे जो डंक बचता है वो कहाँ पे पहुँच जाता है, नीचे सीधा टॉप पे पहुँच गए और सीधा नीचे। तो हमारी बीमारी में भी इसी तरह से होता है। हम बिल्कुल D3 D4 का चलो एक हम एम करते हैं वो स्टेज पे पहुंचना कि हम अपने काम, अपने गोल की तरफ, बहुत अच्छे पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पर ये हो सकता है चलते 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 इस बीमारी में इतनी ताकत है कि हमको वो वापस नीचे डंग मार के उतार देती है। तो जब हमारे पास ये एक असेसमेंट टूल होगा कि मैं एवरीडे उस सीढ़ी पे देख सकता हूँ मेरी स्टेज क्या है, तो मैं अपने आप को असेस कर सकूं कि जो पहले दिन मेरे अंदर जज्बा था, शौक़ था अपने आप को ठीक करने का, जो मेरे लव्ड वन को ठीक करने का, वो आज भी बरकरार है कि कम तो नहीं हो गया। तरीके नहीं थे बट नियत, इंटेंशन, शौक़ पूरा था कि मुझे इनको ठीक करना है, मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है। एंड देन उसमें हमारा बिहेवियर कि जब हम देखते हैं दो माइंडसेट कि अगर हमको ठीक करनी है अपनी लाइफ तो हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो डॉक्टर्स और जो ट्रीटमेंट की हिदायत होती है कि सर आप जैसा बोलोगे वैसे करो। आप किसी डॉक्टर पर भी लेके जाते हो, जब आपको लगता है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम क्या बोलते हैं, जहाँ साइन कराने करा लीजिए बट इनकी जान देख लीजिए। सो हम क्या करते हैं, वी फॉलो जो हमें बोला जाता है, फटाफट से ये दवाइयाँ चाहिए हम अभी लेकर आए। So we follow counselors' guidance, show enthusiasm, emotional ups and downs. Ups and downs आ रहे हैं, समझ नहीं लग रही है, पर जज्बा पूरा है कि ठीक होके जाना है, ठीक करके लेके जाना है। So this is +D1 stage, शौक़ पूरा है करने का, बट अभी तरीके समझ नहीं आ रहे कि ये कैसा होगा और आपका उसमें बिहेवियर कैसा ये आ गया। एंड इसलिए आपके इमोशन क्या हैं, दैट यू आर मोटिवेटेड, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट। जैसे वो पहले दिन बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको बड़ा शौक़ होता है ना, नया बैग, नई यूनिफॉर्म, बुक पे कवर चढ़ाना है। एंड थोड़े दिनों के बाद वो शौक़ का क्या होता है, वो किताबें कहाँ पे हैं, बैग कहाँ पे है, वो नई यूनिफॉर्म क्या है। जो पहले दिन जाने की, पहले हफ्ते जाने की मोटिवेशन है, तो वो नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या होता है, वो मोटिवेशन डाउन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं +D2 स्टेज। जैसे मैम ने बताया +D1 में विल अच्छी है, शौक है, जज्बा है। हमारे लव्ड वन क्या कहते हैं, खून में पक्का मन बना लिया, आप मुझे ले जाओ, जहाँ बोलते हो ले जाओ, बस ठीक कर दो, अब मैं तंग आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो ये फॉलो करते हैं हमारे लव्ड वन कि जैसे आप बोलो चलते हैं, वही करते हैं, जो आप बोलोगे जैसे बोलोगे वही करूँगा, एक बार ही ठीक करा दो। और हमारी जो फैमिली है उसकी भी विल यहाँ होती है ऊपर कि जैसे मर्जी बोलो, आप 3 महीने क्या, हम 6 महीने देने के लिए तैयार है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें ये मिलती है, 3 महीने क्या 6 महीने रख लो, आप साल रख लो, बस ठीक करो किसी तरीके से। पर जब हम D1 से, उस टाइम पे हमारे पास स्किल कोई नहीं होता, हमने सीखा कुछ नहीं होता, हमारे लव्ड वन के पास भी स्किल्स नहीं होते, फैमिली के पास नहीं होते। फिर हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं जो हमारी +D2 की स्टेज है, जिसको डिसइल्यूजन लर्नर कहते हैं, कि थोड़ा सा हमारा जोश कम हो जाता है, लो टू मॉडरेट स्किल बट मोटिवेशन डिक्रीजेज बिकॉज द रियल चैलेंजेस कम्स, रियल चैलेंज। अब जैसे ही हमारे लव्ड वन अंदर आते हैं, कहते हैं ये तो मीठी जेल है भाई, ये तो कहाँ फंस गया आके, सारा कुछ है, AC है, फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, खाना भी अच्छा है, पर है तो जेल ही ना, बाहर तो जा नहीं सकते। तो पहले वो जो मोटिवेशन होती है, नहीं नहीं मैंने ठीक होना है, अंदर आके होता है नहीं पापा, नहीं मम्मा, 3 रहने दो, 1 महीना ही ठीक है, 1 महीना कर लो बस, 1 महीने में मैंने सब कुछ सीख लेना है,
सिखाना ही है इन्होंने, हंस रहे हैं मेरे लव वन सारे, इन्होंने सिखाना ही है, क्लासेस ही लेनी है। इनको बोलो मेरा थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना क्विक कर दो। फिर जब हम कॉलिंग डेज आते हैं हमारे लव वन कॉल करके कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ बिना दिल नहीं लगता पिया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत प्यार करता, आई एम मिसिंग यू अ लॉट, आई लव यू अ लॉट, सीरियसली। अब आप जो मर्जी कहो, जहाँ मर्जी सौ चुका लो, मैंने कुछ नहीं करना, आप मुझे बस ये कह दो एक बारी कि 1 महीने बाद ले जाओगे, क्योंकि ये लगता है कि भाई टिक्का तो जा नहीं रहा मुझसे। हमारे लव्ड वन फैमिली को बोलते हैं मैं बड़ा तंग आए थे, आपको नहीं पता। तो फैमिली पूछती है तंगी किस चीज़ की है, दवाइयाँ मिल रही हैं, आप एसी में रह रहे हो, सारा कुछ ठीक है, तंगी किस चीज़ की है। तो लव्ड वन कहते हैं ये नहीं मैं बता सकता, पर मैं तंग बड़ा हो, तो मैं बंद ही ना, आप जो बोलोगे मैं करूँगा। तो हमारा जोश जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। देन क्या होता है, मोटिवेशन कम होती है, रिकवरी फील्स बोरिंग और टायरिंग, द पर्सन में फील स्टक और लूज फोकस। हमारे लव वन को लगता है कि रिकवरी तो बड़ी बोरिंग सी चीज़ है भाई, मैंने सोचा था पता नहीं क्या होएगा, मैं जाऊँगा वहाँ पे पता नहीं अच्छा फील करूँगा, मैं खेलूँगा, मैं कूदूँगा, मैं ये करूँगा, नहीं, यहाँ पे तो मुझे उल्टा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। घर पे तो मैं फिर 9 बजे 10 बजे उठता था, यहाँ पे तो 7:30 8 बजे उठा देते हैं। ये चाय भी टाइम पे देते हैं, खाना भी टाइम पे देते हैं, सारा कुछ डिसिप्लिन करते हैं, ये तो ज़्यादा ही काम ख़राब हो गया है। तो जितनी वो आई होती है ना हल्ला शेरी, मैंने ठीक होना है, वो मोटिवेशन हमारी डाउन जानी शुरू होती है। ये लगता है हाय मैं कहाँ फंस गया, अब मैं जल्दी जल्दी कैसे निकलूँ। फिर हमारे पेशेंट कई बार बहुत अच्छा हमारे साथ बहुत अच्छा गुडी बिहेव करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मैम मैंने ये भी सीख लिया, मैम मैंने वो भी सीख लिया, अब ठीक है, अब आप फैमिली को बोल दो मैं तो ठीक हो गया हूँ, 1 महीने बाद ले जाओ। तो ये हमारी प्लस D2 वाली स्टेज आती है। देन बिहेवियर क्या है, मूड स्विंग्स, स्किपिंग थेरेपी, सेइंग मन ठीक, मैं ठीक हाँ, इमोशनल विड्रॉल। क्या होता है फिर कुछ देर बाद हमारे लव्ड वंस क्या कहना शुरू करते हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे सब कुछ आ गया है, अब बस आप बात कर लो। और जब यहाँ से ना मिलने को सुनती है या फैमिली से ना मिलने को सुनती है, फिर कहते हैं तुसी तो इन्हों की गल्लां च आ गए हो, पता नहीं की पट्टी पढ़ाती है उन्होंने, आपको अपने बच्चे से कोई प्यार प्यूर नहीं है, आप उनकी बातें सुनो। एक और स्टेटमेंट आती है, उन्होंने तो बस पैसे बनाने हैं और कुछ नहीं करना, ब्रेन वॉश कर ब्रेन दिया। वॉश कर रहे हैं, आप दे जाओ पैसे, कुछ नहीं होता। फिर आता है रियल चैलेंज, फिर इरिटेशन, मूड स्विंग्स, फिर दिल नहीं लग रहा, फिर कहते हैं अच्छा चलो करा लो जिसको करानी है थेरेपी, मैं वहाँ बैठा हूँ कोने में। फिर हम जाके मेडिकल रूम में बैठना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारा दिल नहीं लगता, हम वॉशरूम जाते हैं, बार बार पानी पीते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के हम थेरेपी से खिसकने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्लस D2 वाला है कि शौक था पर मेरी मोटिवेशन अब कम हो गई है। फिर रियल चैलेंज इनके लिए भी आता है, हमारे लिए भी आता है। फिर हमें वो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के साथ उनको दोबारा लेके आना पड़ता है थेरेपीज़ में कि हाँ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फैमिली के साथ भी हमें वो बात करनी पड़ती है। कई बार फैमिली भी कहती है आफ्टर 1 मंथ सीख लिया है वाकई, इतना तो चेंज आ गया है, ये देखो चेहरा कितना निकल आया है, ਨੂਰ निकल आया फेस ਤੇ, ਇਹ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ठीक है, कोई नहीं ले जाने आप बैठे तो हो, कोई प्रॉब्लम होएगी दोबारा ले आएंगे फिर। सो ये फैमिली की मोटिवेशन डाउन जाती है। फिर फैमिली को भी लगता है कि नहीं दे आर ओके नाउ, वी कैन, वो एम्बिवेलेंस चल रहा होता है ना, तब भी मन में रहता है कि चलो अब वो कह रहा है तो मान ही लो, कुछ नहीं होता, ले ही जाते हैं। फैमिली की भी जो मोटिवेशन है फिर वो डाउन जाती है। देन इमोशन क्या आती है, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस एंड लो मोटिवेशन। और फैमिली को क्या मैसेज है, डोंट क्रिटिसाइज, जेंटली रिमाइंड देम ऑफ प्रोग्रेस, एनकरेज पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। उस टाइम पे हम हमेशा फैमिली को बोलते हैं कि क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि फिर से डाटा इंटरवेंशन करेंगे दोबारा से। वो जो हमारा जोश कम होता है, जो हम जिस जोश से आते हैं और हमारी जो मोटिवेशन डाउन जा रही होती है, एक्चुअली इट इज़ सेड कि अगर 3 मंथ्स रह रहे हैं हमारे पास आपके लव्ड वन, मिनिमम 8 to 10 टाइम्स डाटा इंटरवेंशन रिवाइज होना चाहिए, मिनिमम 8 to 10 टाइम्स, क्योंकि मोटिवेशन डाउन जाती है और हमें लगता है कि अब मैंने स्किल सीख ली हैं
अब मुझे बहुत कुछ आ गया है, अब मुझे आप बाहर भेजो, मैं देखता हूँ मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। उस टाइम पे फैमिली को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, लव्ड वन को सिंपली मैसेज देना है कि देखो ये चीज़ से ये वाली चीज़ में प्रोग्रेस आता है। माइक्रो चेंजेस जो होती है ना हमारे लव्ड वन में, जो माइक्रो चेंजेस आती है उसको अप्रिशिएट करना है। उसको अप्रिशिएट करके वी हैव टू गिव अ मैसेज कि वी ऑल आर टुगेदर और हम रिकवरी के पाथ में जा रहे हैं। सो दिस वाज D2। अब हम D3 की बात करेंगे, प्लस D3 की। D2 इज़ द मोस्ट वल्नरेबल स्टेज। मतलब अगर D2 के स्टेज पे जहाँ पे आपका मोटिवेशन कम हो गया है, क्योंकि कुछ तो लो टू मतलब मॉडरेट लेवल ऑफ स्किल्स आ जाते हैं, हमें लगता है कि अच्छा हमें पता लग गया बीमारी है, छोड़ना है ना तो हो जाएगा, मुझे समझ आ गया 1 महीने के प्रोग्राम में। और अगर मैं इस साइड पे आऊँ तो हमें लगता है कि हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हमें पता लग गया है, हमें थोड़े बहुत स्किल्स आ गए हैं, कैसे बात करनी है, कैसे क्रेविंग्स मैनेज करनी है, कैसे उसके साथ उसका मूड मैनेजमेंट में उसकी हेल्प करनी है। तो हमारा क्या होता है कि स्किल्स आए और मोटिवेशन डिक्लाइन होनी शुरू होगी। क्योंकि रियल चैलेंजेस क्या हैं कि हमें लगता है ये तो सारी ज़िंदगी का प्रोग्राम हो गया, क्या मुझे अब अपने ये नशे को सारी ज़िंदगी गुड बाय बोलना होगा, मुझे अपनी रोज़ इन्वेंट्री लिखनी पड़ेगी। फैमिलीज़ को लगता है कि नशा तो उसने किया था, हमको अपने आप को क्यों बदलना पड़ेगा, हमें अपना लाइफस्टाइल क्यों चेंज करना पड़ेगा, हमको रोज़ मीटिंग्स में क्यों आना पड़ेगा, हमें क्यों प्रोग्राम समझना पड़ेगा। तो जब ये चैलेंजेस आते हैं, ये बहुत वल्नरेबल स्टेज है, तो मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है ये तो बड़ा ही औखा काम है। किसी भी अस्पताल में जाओ, हमें क्या लगता है फटाफट हम क्या कहते हैं, गोलियां दो, इलाज करो और छुट्टी करो और हम जाएं। पर जब हम एडिक्शन की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो काफ़ी लंबा लॉन्ग लास्टिंग एक ट्रीटमेंट रहेगा, क्योंकि बीमारी साथ चलने वाली है, मोटिवेशन डिक्लाइन होगी। इस स्टेज पे अगर सपोर्ट नहीं मिला तो हम वापस एम्बिवेलेंस में और वापस नीचे वाले माइनस के सफ़र में शुरू कर देते हैं। सो प्लस D2 में हमने बहुत अपने फैमिलीज़ को, हमने अपने पेशेंट्स को खिसकते देखा है। जो पहली सीट पे बैठे होते हैं वो तीसरी सीट, चौथी सीट पे लाइन में बैठना शुरू होते हैं, और फिर खिसकने का मतलब आपको हॉल से बाहर ही दिखते हैं। तुम कहाँ थे सेशन में? मैं तो बाहर था, मैं तो वॉशरूम आया था। ये खिसकना, जो फैमिली हमें लगता है कि बिल्कुल फर्स्ट रो में बिल्कुल कॉपी पेन डायरी लेके बैठी थी, वो अब बैक बेंचर्स टाइम पे नहीं आ रही, वो कह रहे नहीं आ गया समझ, हमें पता लग गया क्या करना है। सो इसलिए ये वल्नरेबल स्टेज होती है कि हमारे को स्किल्स थोड़े बहुते आने, थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाता है, थोड़ी राहत आनी शुरू हो जाती है, तो हमारा जोश कम होना शुरू हो जाता है। बट यहाँ पे अगर सपोर्ट, जैसे मैम ने बोला डाटा इंटरवेंशन, आपको एक टीम का सपोर्ट मिले, आप वापस अपने आप को अपनी इन्वेंट्री लेके देखें, तो आप क्या करोगे, खिसकने की जगह, नीचे जाने की जगह आप प्लस D3 की सीढ़ी पकड़ लोगे। तो ये एग्ज़िट रूट प्लस ये D2 का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से, क्योंकि जोश कम जो हो गया, क्योंकि थोड़े बहुत स्किल्स आ गए, ये हमको एग्ज़िट ना करा दे प्रोग्राम से, और अगर एग्ज़िट हुए तो हम वापस सीढ़ी नीचे उतर जाएंगे। तो D2 में बिल्कुल सावधान कि पता लग रहा है पर अभी गेम बहुत लंबी है, बीमारी, इलाज, सब कुछ चलेगा लाइफ में, इनकी शादी होगी, ये पढ़ाई करेंगे, ये बिज़नेस करेंगे, पर साथ में इलाज भी चलता रहेगा। इसका इलाज का चलने का मतलब ये नहीं होता कि इनको ताउम्र ज़िंदगी में बैठना, यहाँ पे हॉस्पिटल में बैठना है। इलाज चलने का मतलब है कि आप अपने काम नॉर्मल लाइफ में करते रहिए, बट उसके साथ आप अपने ट्रीटमेंट प्रोग्राम को भी साथ साथ उसमें जगह देते रहें अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि जहाँ आपका ये ट्रीटमेंट का प्लान नीचे गया तो बीमारी उछल के ऊपर आ जाएगी। प्लस D3 स्टेज, कैपेबल बट कॉशियस परफॉर्मर, सीखना, समझना ते लागू करना। द पर्सन फंक्शंस वेल बट स्टेज केयरफुल, दे आर लर्निंग टू अप्लाई रिकवरी स्किल्स इंडिपेंडेंटली बट देयर इज़ फेयर ऑफ रिलैप्स। तो D2 में लो टू मॉडरेट स्किल्स, थोड़ी बहुत स्किल्स आनी शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत प्रोग्राम समझना आना शुरू हो जाता है कि हाँ ये बीमारी है, हम 20% में, हम 20% की फैमिलीज़ में हैं। बट D3 एक हम लेडर की स्टेज में ऊपर चढ़ गए, जहाँ पे मेरे स्किल्स मॉडरेट टू हाई लेवल हो गए। इसका मतलब मुझे कम्युनिकेशन करना आ गया, मुझे क्रेविंग मैनेजमेंट आ गई, मुझे मूड मैनेजमेंट आ गया, मुझे अपने स्ट्रेस को मैनेज करना आ गया।
इनको स्लिपरी प्लेसेस, स्लिपरी पर्सन्स कौन से हैं, वो डूज़ एंड डोंट समझने शुरू हो गए। बट यहाँ पे स्किल्स आ गए, प्रोग्राम समझना शुरू हो गया, पर डर किस चीज़ का है कि कहीं रिलैप्स ना हो जाए, कहीं ये जो स्किल्स मैंने सीखे हैं वो लग जाएंगे ना ठीक टाइम पे। तो आप कॉन्फिडेंट हो बट आप क्या हो, स्टिल डाउट में हो कि ये ठीक हो गया है, ये बेहतर कर रहा है, पर वो डर कहीं ना कहीं अभी भी मन में बैठा है कि कुछ अगर दोबारा से हो गया, कुछ अगर इसने फिर से कर लिया तो मैं क्या करूँगी। सो आपका बिहेवियर कैसा होता है, दैट यू अटेंड मीटिंग्स, क्योंकि मोटिवेशन भी साथ साथ में बढ़ती जा रही है, मोटिवेशन अप एंड स्किल्स, ये बड़ा अच्छा स्टेज चल रहा होता है, मोटिवेशन भी अप एंड आपकी विल स्किल दोनों साथ साथ ऊपर जा रही होती है। तो आप विलिंगली फॉलोअप्स पे आते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, यू मेंटेन स्ट्रक्चर, डूज एंड डोंट्स को फॉलो करते हो, जैसे आप कंप्लाइंस शो कर रहे हो मैम फॉलोअप्स के लिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद हैंडल अर्जेस, स्टेस अलर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेस, जो भी ट्रिगर्स हैं आपके पास उसका एक बैकअप प्लान, आपके पास उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी है, तो आपको लगता है कि हाँ ये प्लान है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास पावर ऑफ अदर्स है जो मेरे को ये सारी सिचुएशन में मदद करेंगी मैनेज करने में। एंड देन आपका इमोशन क्या है, होपफुल बट स्टिल कॉन्शियस, समटाइम्स डाउट देमसेल्व्स, कॉन्फिडेंस आ रहा है बट साथ साथ में डाउट, साथ साथ में कभी थोड़ा सा डर दस्तक दे जाता है कि बस सब ठीक रहेगा ना, ये दोबारा तो नहीं कर लेगा, ये अकेला गया है कहीं वापस तो नहीं हो जाएगा, ये कहीं फिर से करता ना ले। जहाँ हमारे मन में होता है कि क्रेविंग हुई, मैं इस बार कैसे मैनेज करूँगा, मुझे नींद फिर से ना आई तो मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूँगा। स्किल्स आ गए हैं बट हल्का सा साथ साथ में क्या है, डाउट है, डर है, बट मोटिवेशन एंड स्किल्स दोनों साथ साथ चल रहे हैं एंड आप यू फील डे बाय डे मोर कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, इतनी भी कोई बात नहीं है, अगर हो गया तो वापस मेरा एक प्रोग्राम तो है ये जो मुझे एम्ब्रेस कर लेगा। सो आप इस स्टेज में आपका माइंडसेट इस तरह से चलता है कि नहीं ठीक तो होना ही है, और उसके लिए ठीक होने के लिए कौन मदद कर रहा है, मेरे पास पूरी पावर ऑफ अदर्स, मेरे पास मेरा कोपिंग टूल है, स्किल बॉक्स एक पूरा है जो मुझे हेल्प करेगा। एंड इन दैट वे मनना रिकवरी दा राह गलत नहीं, हुन समझ आ रहा है कि ये रास्ता सही है पर डर लग रहा है, समझ आ रहा है कि लाइफ बहुत बेटर हो गई है, मुझे क्रेविंग संग नहीं करी, देखो मैं बिना नशे के उठ रहा हूँ, मेरे घर में तसादम ख़त्म हो गया, मैं हेरा फेरी नहीं कर रहा, मेरे पे लोग विश्वास करना शुरू कर गए, मेरे अंदर रिस्पेक्ट आ रही है, वो जो डिपेंडेंसी, वो जो एक स्लेवरी थी उस चीज़ की वो ख़त्म हो गई, मेरा रूटीन ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं ठीक, ये इलाज कराना बहुत अच्छा मेरा एक चॉइस था, यू फील दैट कि इसके अगर ये ना होता तो शायद मैं इस टाइम पे ख़त्म होता। सो वो जो हमारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जो हमारी लाइफ में हमने इंकाउंटर किए होते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं अच्छा हुआ, तो शायद उस टाइम पे तो बाबा जी ने बचा लिया, पर बीमारी हर टाइम पे मौका ना देती। तो ये जो इलाज में, ये जो मैं प्रोग्राम में हूँ, इसके बिना तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो ये आपका उस टाइम पे माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है दैट अल्टीमेटली सरेंडर करना ही आपका एक काम था टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेज जो हमारी प्लस D4 की है, और इसमें आने में ना बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 2.5 साल, कई बार 2.5 साल से भी ज़्यादा, राइट। ये है सेल्फ रिलायंट अचीवर, खुद नाल मुलाकात। यहाँ पे अपने साथ मेल होता है। अपने साथ मेल का क्या मतलब है? हाँ जी बताइए। इनर सेल्फ के साथ, अपनी इनर सेल्फ के साथ मेल होता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि मैं कहाँ कहाँ बीमारी में था, उस बीमारी में मुझसे क्या क्या एक्शंस हुए, और एक्चुअली मेरे जो लव्ड वन, मेरे जो फैमिली है वो मुझे कितना प्यार करती है। हम फैमिली के साथ रहना शुरू हो जाते हैं, हमारा एक बॉन्ड बन जाता है और हमें ज़िंदगी जीने का मज़ा आना शुरू हो जाता है, वो जो शौक़ पड़ जाता है। हम खुद को इतनी जल्दी एनालाइज करते हैं, खुद को इतनी जल्दी देखते हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रेसर था तो मैंने ऐसे मैनेज किया, यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम आई तो मैंने, अब हम प्रॉब्लम फोकस नहीं रहते, हम सोल्यूशन फोकस पे आ जाते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच हो जाती है हमारी। अपने साथ हमारी मुलाकात होती है, मीन्स हम अपने आप को जानना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि जब ये सफ़र होता है हमारा पूरा इतना लंबा सफ़र ऊपर तक हम जाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं, हम जब रोज़ रोज़ खुद को एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे अंदर क्या करेक्टर डिफेक्ट्स थे, मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां थी जो मुझे पता ही नहीं थी। मैंने अपने ऊपर क्या क्या काम किया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैं अपने ऊपर लेके आया, और आज मुझे अब कोई चीज़ बॉदर नहीं करती। पहले क्या होता था, इन्हें मैनू इंज किया ना, पहले तो मैं जवाब देवांगा, इन्हें जवाब दे के मैं दम लवांगा। अब हम कहते हैं नहीं। D4 में आके क्या लगता है, ये जो अगला बंदा ऐसे कर रहा है ना, या ऐसे बिहेव कर रहा है, उसकी कोई पेन होगी, उसके अंदर भी कोई पेन चल रही है, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो हमें समझ आनी शुरू हो जाती है, हम सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं। अब हम डिपेंडेंट नहीं रहते, हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते, अब हम अपने आप पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारा, फिर से बोलूँगी, हमारा कंपटीशन खुद के साथ हो जाता है कि मैंने अपने आप को पिछली बार इतना इम्प्रूव किया था, अब मैंने और क्या इम्प्रूव करना है। अभी भी क्या मुझे किसी की बात पे गुस्सा आ जाता है, अभी भी क्या मेरे को एग्रेशन आ जाती है, अभी भी क्या मेरा मूड किसी और के मूड के साथ ही गवर्नड है, कि मैं अब अपने मूड की खुद की जिम्मेदारी ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमें समझ आता है कि वेयर एम आई स्टैंडिंग, मैं कहाँ खड़े हो रहा हूँ। दिस इज द टॉप ऑफ रिकवरी, द पर्सन इज कॉन्फिडेंट, काम, डिसिप्लिन्ड एंड पीसफुल। जो हम बात करते हैं ना सेरेनिटी, यहाँ पे हमें सेरेनिटी आ जाती है। दे नो हाउ टू हैंडल इमोशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बिहेवियर क्या होता है, मेंटेन्स वर्क, मैनेजेस रिलेशनशिप, mentors others, help in community, enjoys routine life। अब यहाँ पे हम जो प्यार हमारे अंदर आया है, जो हमारे अंदर पीस आई है, उसको बांटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आके पहले क्या होता है, पहले जैसे अगर मैं फैमिलीज़ की बात करूँ तो पहले क्या होता है, पहले आता है मैं आप इन्नी परेशान हाँ, मेरा बच्चा इन्नी परेशानी दे विच है, मैनू दूजे दी की पई है, दूजा जो है हो जाए, मुझे क्या है। यहाँ आके हमें दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उस पेन से निकले हैं। तो अगर हम किसी और को पेन में देखते हैं तो वहाँ हम एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, हम बताते हैं, हेल्प करते हैं, बात करनी शुरू कर देते हैं, कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। अपने आसपास या अपनी कम्युनिटी पे हम देखते हैं कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो थोड़ी सी मदद दी जाए। एक दिन ना मैं एक ऐड देख रही थी, किसकी ऐड थी, चाय की, कौन सी चाय की ऐड थी भाई, एक चाय की ऐड आती है किसी की, अब मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी। उसमें क्या होता है कि कोई अपने लव्ड वन के साथ आईसीयू के बाहर बैठा होता है, तो एक फ़ीमेल उनको चाय देती है, तो वो कहते थैंक यू, क्योंकि उस टाइम पे चाय की बहुत ज़रूरत होती है, आप इतने स्ट्रेस में होते हो। तो वो उससे पूछते हैं, वो लड़का उससे पूछता है कि मैम आप किसके साथ हो, मतलब आपका कौन दाखिल है यहाँ पे। वो कहती कोई भी नहीं, मैं तो बस रोज़ शाम को यहाँ पे चाय लेके आ जाती हूँ। सो ये है कि जब हम D4 में आते हैं, क्योंकि उसका कोई लव्ड वन कभी बीमार रहा होगा तो उसने वो पेन देखी होगी कि आईसीयू के बाहर जो बंदा बैठा होता है तो वो कितनी पेन में होता है, तो वो रोज़ जाके चाय लेके जाती हैं उन लोगों के लिए। थी तो वो ऐड, पर उसमें मैसेज बहुत अच्छा था कि यहाँ पे आप दूसरों को हेल्प करना शुरू हो जाते हो। जब हम अपने लव्ड वन को सिनर्जी सिखाते हैं ना, तो सिनर्जी में हम सिखाते हैं कि सिनर्जी में बाकी सब लोगों के साथ साथ एक नया पेशेंट आपके सामने होना चाहिए। एक नया पेशेंट इसलिए कि उसको देख के आपको अपनी बीमारी याद आती है और आप उसकी कैसे मदद करते हो, किस तरीके से आप उसकी हेल्प करते हो, कि इस पेन से मैं गुजरा हूँ तो मुझे कैसे किसी की हेल्प करनी है। देन इमोशन क्या आती है अब यहाँ पे इनर काम आता है, ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी एंड पर्पस इन लाइफ। हमें अपनी लाइफ का पर्पस दिखना शुरू हो जाता है। पहले हम पर्पसलेस होते हैं, पहले हमें होता है कि पता नहीं की बनेगा, हम यही कहते हैं पता नहीं की बनेगा। फिर हम कहते हैं कि बाबा जी ने मुझे पर्पस दिया है कि मुझे सहारा देना है, मुझे हेल्प करनी है अपने लव्ड वन की, और मैंने अपनी फैमिली को और बेटर करना है। इतनी ज़्यादा वो जो तसादम हो रहा होता है, जो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं लाइफ में, वो सारे कन्फ्लिक्ट्स हमारे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, एक इनर पीस आनी शुरू हो जाती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगना शुरू हो जाता है। एंड फैमिली को मैसेज किया, रिस्पेक्ट देयर इंडिपेंडेंस, शो ट्रस्ट एंड सेलिब्रेट स्टेबिलिटी। यू आर इंजॉइंग मॉर्निंग टिल इवनिंग, खुद नाल मेल, यू लिव पीसफुली विद योर सेल्फ। अब यहाँ पे ये नहीं होता D4 में कि सुबह आप खुश हो तो शाम को आप
सुबह आप कह रहे हो कि मैंने तो आज मीटिंग सीख ली है, अब तो मुझे सब कुछ आ गया है, और शाम को पता लग रहा है तो मैं फिर से शुरू हो गई, लड़ाई फिर से शुरू हो गई। ऐसा नहीं है, फिर आपका सारा दिन एक जैसा निकलता है, एक जैसा बीतता है, आपको पर्पस भी मिलता है, आपको एक दूसरे के साथ बैठने में मज़ा आना शुरू हो जाता है। हम ना अक्सर कहते हैं कि रिकवरी में जो सोबैरिटी है, सोबैरिटी या सोबराइटी भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं उसको, उसमें क्या होता है कि जब आपको एक दूसरे से बात करने में डर लगना बंद हो जाए, जब आप बिल्कुल खुल के अपने लव्ड वन को जो कहना चाहते हो वो कह सकते हो, और वैसे ही वाइस वर्सा आपका लव्ड वन भी खुल के आपको सारी बात कर सकता है कि यहाँ पे मैं इस बात से आपसे हर्ट होता हूँ, अगर आप इस तरीके से बात ना करो और दूसरे तरीके से कर लो। तो ये जो हमारी एक इंडिपेंडेंस हम हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब हम बैठ के बात कर सकते हैं, और छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे हम इनकरेज करते हैं फिर हमारे लव्ड वंस को। हाँ जी। सो दिस इज़ द स्टेज जब हमें पर्पस मिल जाता है, तो पर्पस इज़ नेवर एंडिंग। आप सोचो कि ये +D4 स्टेज, दे विल टेल, सुबह 3 वर्ड्स सर ने बोला था कि ये 3 वर्ड्स जाने चाहिए। कैन यू रिकॉल वो 3 वर्ड्स क्या थे? वेरी इंटेलिजेंट। आई, मी एंड मोर। देखो ठीक है, तो आई, मी, मोर, जब ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ से जाना शुरू हो जाएंगी, सो दैट्स अ +D4 स्टेज। एंड उसमें हमेशा प्रोग्राम बोलता है कि लाइक सक्सेस वो है जब आप अपने अंदर शांति, अपने अंदर चैन महसूस करो। बिकॉज आपके पास होता सब कुछ है आपकी लाइफ में, बट तब भी हमारे अंदर क्या नहीं होता? चैन नहीं होता। सो सक्सेसफुल इंसान वही होगा जिसके अंदर शांति है, इनर कामनेस, कि ठीक है चैलेंजेस हैं लाइफ में, बट आप अपना दिल छोटा करके डगमगा नहीं रहे हो। सो दिस इज़ +D4 स्टेज, व्हेन यू फील दैट कि मेरे अंदर शांति आ गई है, तूफान है बाहर, बट मैं कर लूँगा। मेरे अंदर फेथ है, दैट आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस, कि अगर उस टाइम पे भी जब इतनी मुश्किल हालात थे, तब कोई ना कोई पावर थी जब उसने मुझे रेस्क्यू किया, तो ये भी चैलेंज हो जाएगा। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फेथ, बिलीव इन दिस स्टेज, एंड यू फील दैट कि लाइक ठीक है कि लाइक अब लाइफ का पर्पस क्या है, कि बस चैन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। मतलब यू वैल्यू मोर दिस अपनी लाइफ में मोमेंट्स, इमोशंस, देन रादर देन कि आपको लगे कि ये क्या अपने आप को उलझाना है लड़ाई झगड़े में। आप कहते हो कि नहीं ठीक है, लेट गो करो, क्योंकि अगर मैं ये बात को पकड़ के बैठूंगी तो किसका नुकसान होता है? मेरा, मेरी पीस एट उसमें जाती है अनईज में। सो यू चूज़ योर अंदर की इनर पीस, क्योंकि आई, मी, मेरे को फोकस्ड नहीं चाहिए, मुझे वो हाईलाइट नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा कोई वो तगमे नहीं चाहिए। आप लगता हो कि जो है आई एम ओके विद दैट, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ कहाँ है? अपने ऊपर, खुद से रूबरू होना, खुद से मुलाकात करना। इसका मतलब मुझे अपनी क्लैरिटी पूरी समझ आ गई कि मेरा मूड क्यों ख़राब हुआ, मेरे अंदर सोच क्या चल रही है, मैं किस सोच में फंस जाता हूँ, उस सोच से मुझे कैसे निकलना है, अपने मूड को कैसे मैनेज करना है, मेरा बिहेवियर आज रूड क्यों हुआ, मेरा बिहेवियर आज इतना रफ क्यों हुआ। आपको उसका पूरा वेरवा पता है और आप झट से अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। द लेटिंग गो ऑफ दैट कंट्रोल एंड फाइंडिंग, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ +D4। मतलब डिपेंडेंसी, डिनाइल वाली स्टेज से आप कहाँ निकल गए? सेल्फ रिलायंस। आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको उस परमात्मा पे विश्वास है कि जो आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ड्यूरिंग द जर्नी मिल रहा है। सो -D4 से +D4 का सफ़र, फ्रॉम बिल्कुल बॉटम, जिसको हम कहते हैं थल्ला लगा हुआ था, गोइंग टू अ स्टेज, ये ओवरनाइट काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। अपने आप को पूरा जांचना पड़ता, पूरा परखना पड़ता है और अपने आप को सुधारना पड़ता है, और रोज़ अपने ऊपर फिर से चेक करके आगे बढ़ना होता है। तो इसीलिए हम हमेशा देखते हैं कि D4 पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़े पे लगता है कि नहीं, क्योंकि व्हाट वी बिलीव, दूसरों को बदलना ज़्यादा आसान होता है, अपने आप को बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो हम पहले ही बैकआउट कर लेते हैं कि इतना औखा काम नहीं होना मुझसे, क्योंकि दूसरों को तो हम इजीली एडवाइस कर सकते हैं, ये कर लो, वो कर लो। जब हम पे बीतती है तो हमें पता लगता है कि यार इतना इजी नहीं है। टू एडवाइस समवन बहुत इजी है, पर टू फॉलो दैट अपने ऊपर भी लाइफ में बहुत मुश्किल है।
सो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग D4 में पता लगना शुरू हो जाता है कि वो विजडम क्या है. सो दिस इज़ प्लस D4 स्टेज. सो वी ऑल विश यू कि आप इस सफ़र में प्लस D4 के सफ़र तक पहुँचे. दिस इज़ लाइक मतलब जो डॉक्टर भाटिया का पूरा एक पर्पस है, आई थिंक वो D4 का है कि वो अपनी हर पेशेंट को, हर फैमिली को प्लस D4 की स्टेज में देखना चाहते हैं. फ्रॉम लास्ट 35 years ही हैज़ बिन डूइंग दिस अनवेवरिंग कमिटमेंट. उनके अंदर बस एक ही पर्पस है कि इस बीमारी में जो जिस तरह से बिहेव करते हैं मेरे पेशेंट्स के साथ, जितनी डिस्क्रिमिनेशन के साथ मेरी फैमिलीज़ मेरे पेशेंट्स को सोसाइटी देखती है, उसमें अवेयरनेस आ जाए. सो दिस इज़ प्लस D4. ऐसा नहीं है कि हम सर को चैलेंजेस नहीं आते, हमें एज अ प्रोफेशन इस प्रोफेशन में चैलेंजेस नहीं आते. एवरी डे हम देखते हैं कि आज अभी मोटिवेशन प्लस D1 में पेशेंट को छोड़ के गए, कल वो फिर माइनस D3 पे बैठा. बहुत चैलेंजेस आते हैं. सो बीइंग अ प्रोफेशनल ऑल्सो हमको भी अपने आप को असेस करना पड़ता है. कई बार होता है कि क्लाइंट सामने बैठा, बड़ी खींच चढ़ती है, यार इसको समझ नहीं लग रहा. देन यू अगेन असेस योर सेल्फ. यू बीइंग अ प्रोफेशनल यू हैव चूजन अ वे वाला एक फील्ड जहाँ पे तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा. सो हमारे मेंटोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो ही कीप्स ऑन गाइडिंग अस एंड दिस इज़ बिकॉज वो हमें प्लस D4 की तरह हमें भी भेजते हैं और फिर इन रिटर्न हम आप लोगों को भी भेज रहे हैं, चलो चलो चलो, क्योंकि वी बिलीव इन सिनर्जी कि सारे इकट्ठे करके चलते हैं तो सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा, अकेले मुश्किल हो जाता है. और जब मेरे लव्ड वंस और मेरी फैमिली दोनों को फॉलोअप में आने के लिए धक्का नहीं लगाना पड़ेगा ना, अपने आप आना शुरू हो जाएंगे, वो हमारी D4 वाली स्टेज है. जब फैमिलीज़ को, लव्ड वंस को ये कहना नहीं पड़ेगा कि भाई चलो तुम्हारा फॉलोअप का टाइम है, उसके अंदर खुद से एक शौक आएगा कि आज मेरा फॉलोअप है, चलो चले, वो हमारी D4 वाली स्टेज है. और जब तक फैमिली को जोर लगाना पड़ रहा है तो अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं फिर. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट डे टू कम कि वो वाला मोटिवेशन अंदर से आए और खुद के साथ हमारा मेल होए और हम बेटर फील कर सकें. ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच.